हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। आई एम योर होस्ट इमदाद एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे सीएसएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक बॉयलर प्लेट, कलर्स, बैकग्राउंड्स, बॉर्डर्स एक्सेट्रा। उसी के साथ हम सीखेंगे किस तरह से इन कॉन्सेप्ट को यूज में लिया जाता है एंड क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलता है और उनका वैल्यूज हमको किस तरह से पास करना चाहिए। ये पहले वीडियो का कंटिन्यूशन है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो फर्स्ट, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत आएगा। So without further ado, let's dive into the video. तो आज इस वीडियो में हमको इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है और इनका पहला टॉपिक है बॉयलर प्लेट। ये बॉयलर प्लेट क्या होता है और इसको किस तरह से लिखा जाता है। तो मैंने एक फाइल बना लिया है index.html करके और दूसरा एक फाइल बनाया है style.css करके। तो मैं HTML5 का जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है उसको लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लिखूंगा और टैब प्रेस कर दूंगा तो मुझे ये बॉयलर प्लेट मिल जाएगा। और इसी के साथ हमने सीखा था किस तरीके से एक एक्सटर्नल सीएसएस को इस सीएसएस पेज को हम किस तरीके से हमारे इस HTML पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको एक टैग मिलता है जिसका नाम है लिंक, राइट। तो लिंक के साथ अगर मैं यहाँ पे आऊंगा, तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे सजेशन पे बता रहा है, इस पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो सीएसएस है वो लिंक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे style.css एग्जैक्ट वही नाम जो मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो अभी हमारा जो सीएसएस है वो इसके साथ लिंक हो चुका है। तो इसको हम प्रीव्यू किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमको राइट क्लिक करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर पे जाना है और हमारा जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, अभी आगे बढ़ते हैं। हमको पढ़ना है बॉयलर प्लेट के बारे में। तो बॉयलर प्लेट क्या होता है? सीएसएस में बॉयलर प्लेट एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है जो बेसिक स्टाइल और लेआउट सेटअप करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हमने HTML के अंदर देखे, ये जो सारा कोड दिख रहा है आपको, ये लिखना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, सिमिलरली सीएसएस के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट कोड है जो हमको लिखना पड़ता है हर एक पेज के साथ। जिस तरीके से हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर लिखा, उसी तरीके से आप डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, स्निपेट या फिर प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं और इसको टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। जो क्या होता है, कुछ कोड होता है जो प्री डिफाइंड रहता है जिसको आपको लिखना चाहिए, जिसकी मदद से आपका जो सीएसएस है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनल होगा। तो पहला जो काम है आपको सीएसएस के अंदर, यहाँ पे आकर आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज में लेना है। आपको यहाँ पे लगाना है स्टार और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर देना है। ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसका जो मार्जिन है, मार्जिन क्या है हमने थोड़ा सा HTML के अंदर देख रखा था, हम CSS में भी आगे पढ़ेंगे। तो आप मार्जिन को तो आप इस मार्जिन को 0 पिक्सल कर दीजिए। ओके, उसी के साथ साथ आप पेडिंग भी 0 कर दीजिए। ओके, और उसके साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगाना है जिसका नाम है बॉक्स साइजिंग और इसको बना देना है आपको बॉर्डर बॉक्स। ओके, ये हो गया आपका पहला पार्ट। इससे क्या होगा, इससे हमारा हर एक एलिमेंट के अंदर जो डिफॉल्ट मार्जिन पेडिंग आता था वो रिमूव हो जाएगा। ओके, और बॉक्स साइजिंग के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इसका जो साइज है, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि आपने एक डिप बनाया या फिर एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर आपने पेडिंग डाल दिया, हाइट विड्थ डाल दिया, तो कभी कभार वो अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से नहीं दिखता है, वहां पे कुछ गड़बड़ होता है मार्जिन पेडिंग का। तो ये जो लाइन है ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इसके बारे में हमको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इन कोड्स को लिख लीजिएगा। और इसी के साथ साथ आपको टारगेट करना है बॉडी एलिमेंट को, एलिमेंट यानी बॉडी टैग को। ओके, और इसके अंदर आपको डालना है हाइट 100 VH। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे VH ही डालना है आपको। ओके, और यहाँ पे डालना है आपको दूसरा विड्थ, और विड्थ का वैल्यू आपको देना है 100%। ओके, यहाँ पे परसेंट लगाया है मैंने तो आप भी परसेंट लगाएंगे, यहाँ पे VH लगाया मैंने, VH आप भी लगाएंगे। अच्छा, VH के मतलब क्या होता है? VH मींस व्यू पोर्ट हाइट, यानी मेरा जो स्क्रीन है इसका जो हाइट है, ओके, इस हाइट के बराबर हो जाएगा बॉडी का हाइट। तो बाय डिफॉल्ट तो इतना ही रहता है? नहीं, बाय डिफॉल्ट इतना नहीं रहता। बाय डिफॉल्ट इसका कुछ मेंशन वो नहीं होता, आपके एलिमेंट के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि ये जो बॉडी है इसका हाइट रहेगा एटलीस्ट 100 VH यानी मेरा स्क्रीन के हाइट के बराबर। ऑलराइट, चलिए, तो ये होता है हमारा बॉयलर प्लेट। इतना कोड आपको लिखना जरूरी है। नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, नहीं लिखेंगे तो आपके हर एक एलिमेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ मार्जिन पेडिंग या फिर साइजिंग का थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। ओके, उसको सॉल्व करने के लिए आपको इतना देना पड़ेगा। इन एग्जाम्पल, मैं अगर ये बॉयलर प्लेट नहीं लिखता, मैं सारे कोड को रिमूव कर देता हूँ थोड़ी टाइम के लिए। ओके, अभी मैं यहाँ पे एक H1 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। ओके, और इसी के साथ साथ लेट से मैं एक पैराग्राफ बना देता हूँ। मैं P लिखा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट से लॉरम 100। ओके, मैंने 100
वर्ड का एक पैराग्राफ बना दिया। तो अभी किस तरीके से दिखेगा हमारा जो डॉक्यूमेंट है, देखिए अभी हमको यहाँ पे वेलकम टू पेन प्रोग्रामर दिखा। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए हमारा पैराग्राफ आया। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे इतना पोर्शन और यहाँ पे इतना पोर्शन, ये तो मार्जिन है ना, क्योंकि ये नीचे से है। अगर आपने HTML पढ़ा होगा तो मैंने वहां पे समझा रखा है कि मार्जिन क्या होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमको थोड़ा सा मार्जिन मिल रहा है बाय डिफॉल्ट। ओके, ये मार्जिन मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मार्जिन दिख रहा है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हर एक एलिमेंट के साथ आपको थोड़ा सा मार्जिन मिलता है। अच्छा, इसका प्रूफ क्या है? देखिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा और यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे जो रेड रेड दिख रहा है ना, वो होता है आपका मार्जिन। ओके, अगर मैं पी पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी आपको ऊपर और नीचे थोड़ा सा मार्जिन दिखेगा। तो ये मार्जिन मुझे नहीं चाहिए। इसको रिमूव करने के लिए हमको ये बॉयलर प्लेट मिलता है जो हमारा जो डिफॉल्ट मार्जिन पेडिंग है इसको रिमूव कर देगा। ओके, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, और ये जो बॉडी है, ये बॉडी क्या करेगा, इसका जो हाइट है, ओके, मिनिमम हाइट इसका 100 VH कर देगा और इसका जो वेट है वो 100% कर देगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ। अभी देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर से मार्जिन पेडिंग गायब हो गया। अभी देखिए यहाँ पे आपको वो जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा था वो नहीं दिखेगा, यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं। ओके, ऑलराइट, तो यही होता है हमारा CSS का बॉयलर प्लेट और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये होता है कंप्लीट। बहुत बढ़िया। ओके, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कलर्स। कलर्स क्या है CSS के अंदर? हम सभी को पता है कलर्स क्या होता है, लेकिन इसको लगाते कैसे और इसके लिए कौन से मेथड्स होते हैं उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अभी मान लेते हैं कि ये जो वेलकम टू पेन प्रोग्रामर लिखा आ रहा है इसको मुझे रेड बनाना है या फिर किसी भी कलर पे चेंज करना है, मुझे ब्लैक नहीं चाहिए। ओके, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? अभी बोलेंगे ये क्या बच्चों जैसे सवाल है, ये तो बहुत बेसिक्स है। ओके, आप कलर प्रॉपर्टी लगा दीजिए और इसके अंदर कलर को पास कर दीजिए। बहुत सही, बट CSS में हमको कलर्स के साथ और भी कुछ मेथड्स मिलते हैं जिसकी वजह से हम कलर्स को ले सकते हैं। इन एग्जांपल, अच्छा इसको करके देख लेते हैं पहले। तो देखिए मुझे H1 पे लगाना है तो मैं इसके अंदर ID या फिर क्लास दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कस्टम कलर। कस्टम कलर नाम से मैंने एक क्लास बना दिया है। तो इस क्लास को किस तरीके से टारगेट करेंगे? यहाँ पे डॉट लगा के, राइट? बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कस्टम कलर। ओके, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कलर और इसको रेड पास कर देते हैं इस तरीके से। सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद हमारा जो पेन प्रोग्रामर है ये रेड पे दिख रहा है। बहुत बढ़िया। दूसरा है हेक्स। हेक्स यानी हेक्स कोड बोल सकते हैं। और भी होता है HSL होता है इस तरीके से, लेकिन ये नेसेसरी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। HSL उतना जरूरी भी है नहीं उसे, ठीक है? ऑलराइट, अभी देखिए कलर मैंने यूज कर लिया है, यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया तो उस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसके जगह रेड की जगह अगर मैं ब्लू पास कर देता हूँ तो मुझे ये जो कलर है ब्लू में दिखेगा। बहुत सही, लेकिन मुझे उतना खास ब्लू भी नहीं चाहिए, ये बहुत डार्क ब्लू है। ओके, मुझे चाहिए हल्का एक ब्लू। ओके, तो उसका एग्जैक्टली कोई नाम नहीं होता है, बट मुझे निकालना है इस तरीके से। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? अभी देखिए यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप हवर करेंगे तो आपको एक कलर पैलेट मिल जाएगा और यहाँ से आप कुछ भी तरह का कलर जो है पिक कर सकते हैं। तो मैंने बोला था कि मुझे यहाँ से हल्का एक ब्लू कलर चाहिए, इतना भी गहरा नहीं चाहिए और स्काई ब्लू भी नहीं चाहिए, स्काई ब्लू बहुत हल्का हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से यहाँ से एडजस्ट करके कहीं से भी एक कलर ले सकता हूँ। ओके, तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके का एक कलर चूज किया, थोड़ा सा पर्पलिश है और हाँ सही लग रहा है। अभी मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए हमारा जो आउटपुट है इस तरीके से दिखा। ये एग्जैक्ट डार्क ब्लू जो मैंने लिखा था वैसा नहीं है, थोड़ा सा हल्का है या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो ये जो RGB है, ये RGB लिखा क्यों जाता है? तो इस RGB का मतलब क्या है? अभी देखिए R स्टैंड्स फॉर रेड, G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू। ओके, आप इन तीनों कलर को मिक्स करके कुछ भी कलर प्राप्त कर सकते हैं। इन एग्जांपल, अभी देखिए इसके अंदर 38 लिखा आ रहा है। 38 मतलब ये जो रेड है ना, आर के हिसाब से देखा जाए तो देखिए आर का वैल्यू है 38, यानी यहाँ पे 38 रेड है और 63 ग्रीन है और 247 इसका ब्लू है। ओके, इन तीन कलर को मिक्स करके हमको ये वाला कलर मिला। ओके, अभी अगर मैं रेड को फुल कर देता हूँ, बाय द वे इसका फुल मैक्सिमम वैल्यू रहता है 255, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। ओके, यहाँ पे देखिए 247 आया। अगर मैं इसको एकदम लास्ट पे ले जाऊंगा तो देखिए इसका जो कलर है ये 255 आ गया। 255 से ज्यादा आप नहीं दे सकते। ऑलराइट, तो देखिए अगर मैं इस तरीके से घटाऊंगा इसको, अभी देखिए आर का जो वैल्यू है वो भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, जी का वैल्यू भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया और
जो हमारा ब्लू है इसका वैल्यू थोड़ा सा कम हो गया। मतलब कुल मिला के बात यही है कि इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है ये रेड कितना परसेंट आ रहा है, ये जो वैल्यू है ये रेड को सिंबलाइज कर रहा है, ये ग्रीन को और ये ब्लू को। इन तीनों कलर को मिक्स करके आप तीनों में से कोई भी कलर को अगर आप रेंडमली पिक करेंगे 255 के अंदर कोई भी नंबर अगर आप यहाँ पे दे देंगे तो अब आपको कुछ ना कुछ नया कलर मिल जाएगा। लेट्स से मैं रेड को 255 कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और इसको मैंने 128 रखा तो देखिए काइंड ऑफ पिंक तरह का हमको कलर मिला, राइट। अगर मैं ग्रीन को 0 कर देता हूँ, लेट्स से मैंने ग्रीन को बना दिया 0, तो मुझे एग्जैक्ट मतलब थोड़ा सा डार्क पिंक मिला। और यहाँ पे मैं ब्लू को कर देता हूँ 0 तो मुझे डायरेक्टली रेड मिल जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे रेड का वैल्यू फुल है, ग्रीन का 0 है और जो बी है इसका वैल्यू 0 है, तो हमको ये वाला कलर मिला। अगर मैं यहाँ पे कुछ छेड़खानी या फिर थोड़ा सा इसके साथ खेलूंगा तो मुझे ये वाला कलर मिल जाएगा, ऑलराइट। तो ये होता है RGB। अगर मैं इसको सेव करूंगा तो मुझे एग्जैक्ट वही कलर मिलेगा जो मैंने वहां से पिक किया है, ठीक है। यहाँ पे जो कलर आपको दिख रहा है इसका मैं एग्जैक्ट नाम नहीं बता सकता, ऑलराइट। तो देखिए अगर मैं इस तरीके से करूंगा थोड़ा सा पर्पलिश है, लेकिन पर्पल लिख दूंगा तो ज्यादा ही पर्पल हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लूइश है, इस तरीके से मतलब मिक्सचर है कलर का, ओके। तो इस कलर का कोई भी नाम मैं आपको नहीं बता सकता, तो उस हिसाब से अगर मैं इसको नाम से पुकारूंगा तो मैं नहीं लिख सकता, राइट। तो इसीलिए हमको CSS के अंदर RGB एक मेथड मिलता है जिसके अंदर से हम किसी भी कलर को पिक कर सकते हैं या फिर किसी भी कलर को बना सकते हैं अपने हिसाब से, ऑलराइट। एक तो तरीका था क्या, हम डायरेक्टली कलर का नाम लिख लेते यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू इस तरीके से। दूसरा क्या है, दूसरा है RGB मेथड, और इसके अंदर हम क्या करेंगे रेड ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके एक कलर को बना लेंगे, ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमको RGB के साथ मिलता है हेक्स कोड। हेक्स कोड आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि कलर के आगे हम हैश लगा के कुछ नंबर्स डालते हैं वहां पे। अच्छा हेक्स कोड किस तरीके से बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए आप गूगल पे आएंगे और यहाँ पे अगर आप लिखेंगे कि हेक्स कलर, ओके, इस तरीके से एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कलर का जो है आप पैलेट मिल जाएगा, ऑलराइट। यहाँ से आप किसी भी कलर को पिक कर सकते हैं। देखिए लेट्स से मैं मान लेते हैं यहाँ से पिंक को लेता हूं मैं, ओके। ये थोड़ा सा डार्क है, ये थोड़ा सा हल्का है और यहाँ पे एग्जैक्ट पिंक है, ओके। तो मैं यहाँ से कुछ कलर को इस तरीके से पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमको कुछ वैल्यूज मिला, ये होता है HSL भी आप वैल्यू दे सकते हैं लेकिन इतना जरूरी नहीं है। और ये है आपका HSV और CMYK, RGB जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, और उसके साथ हमको मिला ये हेक्स कोड, ओके। इस हेक्स कोड को अगर मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे कहीं पे बिठा दूंगा, सेव कर दूंगा, तो मुझे ये जो कलर है ये पिंक में दिखेगा, ओके। जिस तरीके से हमने कलर यहाँ से पिक किया है उसी तरीके से हमको सेम कलर यहाँ पे मिल जाएगा। और इसको आप VS कोड पे किस तरीके से बनाएंगे, देखिए आपको दिख रहा है RGB में है लेकिन मुझे चाहिए इसको हेक्स कोड में। तो हेक्स कोड के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, देखिए इस पे आपको हवर करना है और इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहा है ना इस पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये आपका हेक्स कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम एक कलर को RGB से हेक्स कोड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद भी हमारा जो कलर है वो सेम रहेगा। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जाऊंगा, किसी भी कलर को पिक करूंगा, ओके, तो मुझे हेक्स कोड मिल जाएगा। मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से दिख जाएगा, ऑलराइट। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दूसरा मिल जाएगा आपको HSL, और इसके अंदर क्लिक करेंगे तो HWB। इस तरीके से बहुत सारा मेथड्स होते हैं लेकिन हम ज्यादातर यूज करेंगे RGB या फिर हेक्स कोड या फिर कलर का डायरेक्ट नाम, ओके। तो हमको बाकी के बारे में उतना कुछ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हमको चाहिए सिर्फ हेक्स कोड और जो RGB वैल्यू है ये। तो यहाँ से मैं दोबारा ये ब्लू कलर को पिक कर लेता हूँ और सेव कर दूंगा, तो इस तरीके से हमारा वेलकम टू पेन प्रोग्रामर दिख जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा CSS बैकग्राउंड। CSS बैकग्राउंड के अंदर कुछ और टॉपिक्स है, मतलब ये सब टॉपिक्स बोल सकते हैं आप, जो बैकग्राउंड का हिस्सा है। इन सब के बारे में हमको पढ़ना है, ऑलराइट। तो देखिए पहला तो है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर यानी जो कलर बैकग्राउंड पे अप्लाई होता है, ना कि फोरग्राउंड पे। अभी देखिए अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ या फिर बैकग्राउंड का कलर चेंज हुआ, तो आप बोलेंगे कि जाहिर सी बात है ये टेक्स्ट का जो कलर है उसको चेंज किया गया है। अगर मैं चाहता हूं कि इसके बैकग्राउंड में मुझे कुछ कलर ऐड करना है तो तब मुझे यूज करना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं आता हूं CSS के अंदर, यहाँ पे जो हमने कस्टम कलर लगाया था उसके अंदर इस कलर को रहने देते हैं, ठीक है। मैं बैकग्राउंड के अंदर कुछ हल्का सा कलर लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा बैकग्राउंड कलर, और इसके अंदर कुछ भी तरह का कलर हम यूज कर सकते हैं। इन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ, तो ब्लू के अंदर ब्लू तो दिखेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, देखिए यहाँ पे हल्का सा ये दिख रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड का जो कलर है वो हल्का हो जाए,
ये जैसा है वैसा ही रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा हवर करूंगा और यहाँ से हल्का से कलर को पिक कर लूंगा, काइंड ऑफ इस तरीके से, ठीक है। सेव करूंगा, सेव करने के बाद मुझे एक RGB वैल्यू मिला। अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो चेंज हो जाएगा। तो मुझे एक हेक्स कोड मिल गया और इसके हिसाब से देखिए बैकग्राउंड कलर हल्का है, और थोड़ा हल्का करना चाहूंगा काइंड ऑफ इस तरीके से, ठीक है। अभी सही दिख रहा है, उतना भी सही नहीं है बट हाँ कंसेप्ट सिखाने के लिए सही है। अभी देखिए बैकग्राउंड कलर जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ पे अप्लाई हुआ, इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे, और जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है कलर ये कहाँ पे अप्लाई हुआ, ये जो टेक्स्ट है उसके अंदर। ओके, तो हम बोल सकते हैं ये फोरग्राउंड है, हम बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। अभी देखिए सिमिलरली अगर मुझे इस पैराग्राफ का कलर, टेक्स्ट का कलर जो है उसको चेंज करना है तो मैं यूज करूंगा कलर प्रॉपर्टी, और अगर इसके अंदर बैकग्राउंड लगाना है, आई मीन बैकग्राउंड कलर चेंज करना है इसका, तो मैं लगा सकता हूँ बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। ओके, बहुत बढ़िया। तो बैकग्राउंड कलर के साथ क्या हम बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए हमको बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी मिलता है, लेकिन इसके अंदर हम किस तरीके से यूज करेंगे उसको, अभी देखिए मैं इस बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूं, ओके, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड इमेज लगाना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज, और इमेज के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है URL, और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो देखिए मैंने इस तरीके से लिखा है URL, और इसके अंदर हमको URL पास करना है। अभी URL को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने HTML में पढ़ाया था URL दो तरह का होता है, एक है एब्सोल्यूट URL, दूसरा होता है हमारा रिलेटिव URL। ओके, रिलेटिव URL मीन्स जो URL हमारे फाइल का एक हिस्सा है, हमारा फाइल यानी हमारा वेबसाइट का एक हिस्सा है, और दूसरा जो URL है वो एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यानी हम इंटरनेट से या फिर किसी थर्ड पार्टी से किसी भी इमेज का यूज कर लेंगे या फिर फाइल का यूज कर लेंगे तो उसको कहलाएगा एब्सोल्यूट URL। एब्सोल्यूट URL यानी जो फुल URL होता है वो, और रिलेटिव URL यानी आप डायरेक्टली आपकी फाइल के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं, उसको बोला जाएगा रिलेटिव URL, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एब्सोल्यूट URL देना है, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल तो इमेजेस है नहीं, तो मैं आऊंगा यहाँ पे, मैं लेट्स से यहाँ पे लिखता हूँ पैटर्न बैकग्राउंड। ओके, मैंने इस तरीके से लिखा है, यहाँ पे मुझे बहुत सारे पैटर्न्स मिल जाएगा। इन एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ भी चूज कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा सही लग रहा है। ओके, गोल्डन, तो चलिए इसको यूज करते हैं। इसको यूज करने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब करूंगा, और यहाँ पे मुझे URL मिल जाएगा, ठीक है। मैं इस URL को कॉपी करूंगा और हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है इस URL के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा कोड के अंदर। अगर आप कोड नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, लेकिन ये अच्छा प्रैक्टिस है, जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे तब आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोड लगा लीजिएगा, अच्छा प्रैक्टिस है, ठीक है। सेव करने के बाद हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है वो यहाँ पे लग चुका है, देखिए कुछ इस तरीके से, लेकिन ये टेक्स्ट विजिबल नहीं हो रहा, तो इसका जो कलर है मैं इसको व्हाइट रखूंगा। व्हाइट का हेक्स कोड देखिए FFF है, तो मैंने इस तरीके से सेव कर दिया, अभी थोड़ा सा विजिबल हो रहा है। ऑलराइट, तो देखिए ये जो H1 है, H1 के अंदर हमने बैकग्राउंड इमेज को यूज किया, ऑलराइट। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इस बैकग्राउंड इमेज को मैं यहाँ पे H1 के बैकग्राउंड पे ना देके पूरे बॉडी के अंदर या फिर पूरा जो हमारा स्क्रीन है स्क्रीन के अंदर देना चाहता हूं, तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। तो देखिए ये जो बैकग्राउंड इमेज है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, आई मीन कट करूंगा Ctrl+X से, और जो बॉडी है ना हमारा बॉडी के अंदर डाल दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। सेम चीज है, देखिए तो ये जो इमेज है जो हमने इंटरनेट से लाया तो अभी कहाँ पे अप्लाई होगा, ऑब्वियसली बॉडी के अंदर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अभी देखिए वो जो हमने इमेज ला रखा था वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ऑलराइट। अभी देखिए ये जो पैराग्राफ है ये भी विजिबल नहीं हो रहा, चलिए इसको विजिबल करते हैं। किस तरीके से करेंगे, या तो मैं इसके अंदर एक क्लास दे सकता हूँ या फिर डायरेक्टली P को टारगेट कर सकता हूँ, राइट। तो मैं P को टारगेट कर लेता हूँ, नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास देना पड़ेगा, तो मैं P लिखता हूँ इस तरीके से, और इसका भी जो कलर है। अच्छा, बाय द वे हमने ग्रुप सेलेक्टर के बारे में पढ़ रखा था, राइट। तो यहाँ पे अगर मुझे कलर दोनों में सेम देना है तो मैं दूसरा तरीका ना अपना के यहाँ पे P को डायरेक्टली टारगेट ना करके, क्या मैं यहाँ पे कॉमा लगा के P को सेलेक्ट नहीं कर सकता? ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हमारा जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अभी देखिए P का कलर भी व्हाइट है और जो H1 है उसका कलर भी व्हाइट हो चुका है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड इमेज को लगा सकते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, ऑलराइट। अभी देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट का कंसेप्ट है, ओके। बैकग्राउंड रिपीट मतलब ये जो बैकग्राउंड है, अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो देखिए मैंने 33% कर लिया। अभी ये जो इमेज है ना रिपीट हो रहा है हॉरिजॉन्टली, ओके। शायद वर्टिकली भी हो रहा है लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है क्योंकि पैटर्न जो है ना वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे हो रहा है, बट हाँ रिपीट तो हो रहा है। अगर मैं इसको जूम इन जूम आउट करूँ तो रिपीट हो रहा है, और बहुत बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है ये रिपीट ना हो, सिर्फ एक बार ही यहाँ पे आए, ठीक है। अगर मैं 100 करता हूँ, ये मेरा एक्चुअल स्क्रीन साइज है, तो यहाँ से लग रहा है कि बैकग्राउंड जो है रिपीट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये रिपीट ना हो,
उसके लिए हमको अलग से एक प्रॉपर्टी मिलता है बैकग्राउंड रिपीट करके, और यहाँ पे वैल्यू कुछ इस टाइप का दिया जा सकता है, रिपीट वाई, रिपीट एक्स, नो रिपीट। तो देखिए रिपीट वाई यानी ये जो वाई डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन है, इसको हम वाई डायरेक्शन बोलेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम एक्स डायरेक्शन बोलेंगे। तो अभी देखिए मैं चाहता हूं कि ये वर्टिकली रिपीट हो, हॉरिजॉन्टली ना हो, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो हमारा बैकग्राउंड इमेज है ना, इसके ठीक नीचे मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड रिपीट। मैं रिपीट के अंदर लिखूंगा रिपीट एक्स ओनली, वाई के अंदर से या फिर वाई ओनली, एक्स की दिशाओं में मुझे रिपीट नहीं कराना है। तो वाई यानी वर्टिकली रिपीट होगा, हॉरिजॉन्टली नहीं होगा। मैं सेव करूंगा, देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा था, यहाँ से बाकी का इमेज जो है कट गया, लेकिन वर्टिकली हो रहा है अभी भी। ओके, अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ हॉरिजॉन्टली हो तब मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं रिपीट वाई की जगह मैं रिपीट एक्स लिख सकता हूं। इस तरीके से एक्स लिखूंगा तो देखिए हॉरिजॉन्टली हुआ, वर्टिकली नहीं हुआ। अभी देखिए यहाँ से बाकी का जो इमेज है गायब हो गया। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे हॉरिजॉन्टली भी नहीं चाहिए, वर्टिकली भी नहीं चाहिए, मैं रिपीट ही नहीं करना चाहता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर वैल्यू पास कर सकता हूँ नो रिपीट। ओके, मैं सेव करूंगा तो अभी जो हमारा बैकग्राउंड है वो देखिए रिपीट नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है कभी कभार यूजफुल है। ठीक है, कभी कभार आप ऐसा चाहते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है रिपीट नहीं होना चाहिए, तब आप यूज कर सकते हैं नो रिपीट। अगर कभी कभार आपको लगता है कि हाँ सिर्फ वाई डायरेक्शन पे या फिर सिर्फ एक्स डायरेक्शन पे रिपीट होना चाहिए, तब आप यहाँ पे रिपीट वाई या फिर रिपीट एक्स का यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैंने आपको पढ़ा दिया, अभी सही लग रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, और इसी के साथ हमने देख लिया बैकग्राउंड रिपीट। अभी आते हैं बैकग्राउंड पोजीशन के अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली आपको पता नहीं चलेगा कि बैकग्राउंड पोजीशन क्या है। इन एग्जांपल में यहाँ पे कुछ अलग इमेज ले लेता हूँ ताकि आपको मैं पोजीशन अच्छे से समझा पाऊँ। क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? हाँ, सही लग रहा है। ओके, तो मैं इसको क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ओपन इमेज न्यू टैब करूंगा। ये छोटा है, इसको थोड़ा ना टाइम दे दीजिएगा, टाइम देने से क्या होता है ये फुल रेजोल्यूशन पे लोड हो जाता है। अभी देखिए क्लियर दिख रहा है। राइट क्लिक करूंगा, ओपन इमेज न्यू टैब करूंगा, थोड़ी देर पहले छोटा आ रहा था अभी बड़ा आ रहा है। ओके, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद हमारा जो बैकग्राउंड है इसके अंदर मैं यूआरएल को कर दूंगा चेंज, कुछ इस तरीके से। मैंने यूआरएल बदल दिया, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, अभी देखिए बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि रिपीट ना हो। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। अभी देखिए यहाँ पे रिपीट होने से गड़बड़ लग रहा है, मतलब सही नहीं लग रहा है, तो मैं इसको करूंगा बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ओके, सेव कर दूंगा, तो हमारा जो बैकग्राउंड रिपीट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। लेकिन क्या अभी भी सही दिख रहा है? नहीं ना, ये 100% मतलब इसको लेना चाहिए था, जो कि नहीं ले रहा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लगा सकते हैं बैकग्राउंड साइज, जो कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन पे मेंशन नहीं किया क्योंकि ये इतना यूजफुल है नहीं, कभी कभार ही यूज होता है। ओके, तो बैकग्राउंड साइज के अंदर अगर आप कवर डाल देंगे, सेव करेंगे, तो ये कवर हो जाएगा। अभी कवर करने के बाद ये इमेज थोड़ा सा नीचे लग रहा है मुझे, मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए। तो अभी इसके लिए मैं कर सकता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन के अंदर आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं, एक्स का परसेंटेज, वाई का परसेंटेज, या फिर आप टॉप बटन लेफ्ट राइट इस तरीके से भी वैल्यू को पास कर सकते हैं। इन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन, और पोजीशन के अंदर मैं लिखता हूँ लेट्स से वाई की डायरेक्शन पे मुझे चाहिए 200 पिक्सल, एक्स के डायरेक्शन पे मुझे चाहिए 300 पिक्सल, या फिर 100% कर देते हैं। सेव करूंगा तो देखिए थोड़ा सा ऊपर आ गया, लेकिन लेफ्ट से 100% ले लिया। तो इसके अंदर मैं वैल्यू को पास करूंगा, लेट्स से मैं एक्स के डायरेक्शन पे चाहता हूँ 0% या फिर 100%, और वाई की डायरेक्शन पे, वाई यानी वर्टिकल, वर्टिकली मैं चाहता हूँ ऊपर की तरह से 100 पिक्सल रहे। ठीक है, तो मैं इस तरीके से सेव करूंगा, तो देखिए ये जो हमारा इमेज है ऊपर से नीचे तक आ गया। तो ये सही नहीं है वैल्यू, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, मैं 400 कर देता हूँ, सॉरी माइनस पे करना था मुझे ताकि ये माइनस पे चला जाए। ओके, मैं 100 माइनस पे दे देता हूँ, अभी सही लग रहा है। देखिए ये जो वैल्यू था पहले, अगर मैं इसको ना दूं तब क्या लगेगा, ये जो पेड़ है थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, ऊपर स्पेस है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना थोड़ा सा ऊपर की तरह आ जाए। तो मैं वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, अगर मैं प्लस पे दे दूंगा तब क्या होगा, प्लस पे देने से
ऊपर की तरफ से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि नीचे की तरफ से ऊपर आ जाए, तो मुझे वैल्यू माइनस पे लगाना होगा। मैंने 100 पिक्सल डाल दिया यहाँ पे, तो देखिए हमारा जो पेड़ है थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो अभी परफेक्ट लग रहा है, इसका पोजीशन भी सही है। ठीक है, आप इस तरीके से भी यूज कर सकते, और इसके साथ साथ आप इस तरीके से भी वैल्यू को पास कर सकते हैं। जैसे टॉप मैंने डाल दिया तो यहाँ पे टॉप पे एडजस्ट हो गया, लेकिन एडजस्ट हुआ, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए, तो टॉप से यहाँ पे काम नहीं चलेगा, तो आपको वैल्यू इस तरीके से ही लगाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि इमेज मतलब नीचे से आ रहा है या फिर राइट साइड से आ रहा है, तब आप इसका यूज कर सकते हैं, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, इस तरीके से। ऑलराइट, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ क्वेश्चन है या फिर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर आता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। ओके, बैकग्राउंड अटैचमेंट के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना चाहूंगा। ये जो सारा कोड है मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ओके, यहाँ पे जो हमने लिख रखा था इसको भी रिमूव करूंगा, तो हमारा जो स्टाइल है अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। बहुत बढ़िया। अभी देखिए, लेट्स से मैं यहाँ पे एक क्यूट किटन को लाऊंगा, मैं लगता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ क्यूट किटन, मैं एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे मुझे लेट्स अच्छा पीएनजी लेता हूँ, सही लगेगा। क्या मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ? इसका बैकग्राउंड रिमूव होगा कि नहीं होगा? तो देखिए ये जो किटन है इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अभी मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा। अभी जो हमारा बॉडी है इसके अंदर मैं इस किटन को लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ बैकग्राउंड इमेज, और इमेज के अंदर मैं डालूंगा यहाँ पे यूआरएल, और यूआरएल के अंदर जो मैंने कॉपी किया है इसको पेस्ट कर दूंगा। तो क्या हमारा किटन आया? यस, आया तो है, लेकिन मैं रिपीट नहीं करना चाहता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड रिपीट। ओके, इसको मैं नो रिपीट कर दूंगा। सेव कर दिया। अभी देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ओके, तो मैं इसको पोजीशन करना चाहता हूँ टॉप राइट के अंदर। ओके, तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन मैं लिख दूंगा टॉप राइट। ठीक है, सेव करूंगा तो देखिए ये राइट की तरफ से आ गया। लेकिन ये जो टॉप है ना, टॉप के अंदर मतलब थोड़ा सा और जाना चाहिए था, तो मैं इस तरीके से वैल्यू दे सकता हूँ, जिस तरीके से मैंने पहले एग्जांपल में समझाया उस तरीके से आप दे सकते हैं, लेकिन मैं हाँ इस तरीके से रहने देता हूँ। अभी देखिए अगर मैं इस पैराग्राफ को कॉपी कर लूंगा 2-3 बार, ठीक है, इस तरीके से, तब क्या होगा, हमारा पेज जो है स्क्रॉलेबल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और कॉपी कर लेता हूँ, मतलब मुझे पेज को स्क्रॉलेबल बनाना है। देखिए अभी हमारा पेज जो है स्क्रॉलेबल है। अभी मैं अगर इसको स्क्रॉल करता हूं तो देखिए ये जो किटन है ना इस पेज के साथ स्क्रॉल हो रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं, स्क्रॉल करने के बाद ही ये किटन जहां पे है वहां पे ही स्टिल रहना चाहिए। तब मैं क्या कर सकता हूं, उसके लिए हमको मिलता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। अटैचमेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल रहता है, मतलब अगर आप स्क्रॉल नहीं भी लगाएंगे ना तब भी ये डिफॉल्ट स्क्रॉल रहेगा। और स्क्रॉल का बिहेवियर कुछ इस तरीके से है। देखिए मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इसके साथ साथ किटन भी स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या, ये जो किटन है ये फिक्स्ड रहे और जो मेरा टेक्स्ट है सिर्फ वो स्क्रॉल हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं लिखूंगा बैकग्राउंड अटैचमेंट। ओके, और इसका जो वैल्यू है अगर मैं स्क्रॉल रखूंगा तो सेम बिहेवियर आएगा। तो बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल रहता है, लेकिन मैं इसको कर दूंगा फिक्स्ड। फिक्स करने से क्या होगा, ये जो बैकग्राउंड इमेज है हमारा ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। अभी देखिए अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो हमारा किटन जो है वो जगह पे है, फिक्स्ड है और टेक्स्ट के साथ स्क्रॉल नहीं हो रहा। तो मैं यही चाह रहा था। ठीक है, ऑलराइट, मैं इसको 100 कर लेता हूँ। तो ये होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। और उसके अंदर अगर हम फिक्स कर देंगे तब क्या होगा, तब होगा ये जो इमेज है वो आपके पेज के साथ स्क्रॉल नहीं होगा, वो फिक्स्ड रहेगा। ऑलराइट, इसी के साथ हमने CSS बैकग्राउंड के अंदर जो भी टॉपिक्स है सारा पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा है तो यहाँ पे पॉज करके थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। ओके, हो सके तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आके कंटिन्यू करिए। ऑलराइट, अगर रेस्ट हो चुका है तो अभी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है CSS बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या है आप सभी को पता है, लेकिन इस्तेमाल किस तरीके से करना है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलते हैं, उसको किस तरीके से यूज किया जाता है, और एट द एंड हम सीखेंगे इसका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी या फिर शॉर्ट हैंड तरीका क्या है। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी देखिए हमारा जो पेज है एकदम क्लीन है, और जो CSS हमने लगा के रखा था इसको भी रिमूव कर देंगे। ओके, अभी हमको फोकस करना है बॉर्डर के अंदर। इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अगले जो वीडियोस आएंगे उसके अंदर हम प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, तो उसके अंदर ये चीज़ बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, मैंने आपको उस तरीके से प्रोफेशनली डिजाइन करके नहीं दिखाया। मेरा मुद्दा है आपको कंसेप्ट सिखाना है, किस तरीके से कौन सा चीज़ यूज में लिया जाता है। तो वो अगर हम सीख लेंगे तब जाके हम प्रोजेक्ट के अंदर काम करेंगे, और प्रोजेक्ट के अंदर हम प्रोफेशनली डिजाइन करेंगे और उसको किस तरीके से बनाया जाता है वो देखेंगे। ठीक है,
अभी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्या डिजाइन है, ना तो कुछ अच्छा सा स्टाइल है, ना तो कुछ बैकग्राउंड है। देखिए अभी हमारा मुद्दा ये है ना कि हमको सिर्फ चीजों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। जब आ जाएगा तब हम अच्छे से प्रोजेक्ट करेंगे और वहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पे हमारा जो स्क्रीन है या फिर हमारा जो पेज है पूरा गायब हो चुका है, एकदम खाली है। ठीक है, मैं यहाँ पे ना एक डिव बनाऊंगा। अभी डिव क्या है? डिव एक बॉक्स बनाने का तरीका है ना। मैंने पढ़ाया था HTML के अंदर भी और CSS के अंदर भी। तो देखिए डिव मैंने एक बना लिया और इसके अंदर मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख लेता हूँ, हाय आई एम निगार। इस तरीके से सेव करूंगा। सेव करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखा। अभी हमारा जो डिव है वो कहाँ गया? वो है लेकिन दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ डाला ही नहीं दिखने के लिए, राइट। तो देखिए मैं इस डिव को एक क्लास दे दूंगा और इस क्लास का नाम रखूंगा मैं बॉक्स। ठीक है, अच्छा तो इसको टारगेट कैसे करेंगे? क्योंकि ये क्लास है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉट बॉक्स। ठीक है, इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेंगे। इस बॉक्स के अंदर हमको एक प्रॉपर्टी मिलता है बॉर्डर लगाने के लिए, दैट इज कॉल्ड बॉर्डर विड्थ। और आपको लिखना पड़ेगा बॉर्डर स्टाइल, फिर बॉर्डर कलर। ये तीन प्रॉपर्टीज मिलता है हमको CSS के अंदर बॉर्डर को ऐड करने के लिए। देखिए ये जो है रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड इन शॉर्ट एंड नहीं, दोनों जगह। मतलब अगर आप लॉन्ग तरीके से लिख रहे हैं अलग अलग करके तब भी आपको ये देना पड़ेगा, और अगर आप शॉर्ट हैंड तरीके से लिख रहे हैं तब भी आपको ये देना पड़ेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है बॉर्डर लगाने के लिए वो है बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा बॉर्डर स्टाइल, और मैं इसके अंदर पास कर दूंगा अभी के लिए सॉलिड। और भी कुछ स्टाइल होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, अभी देखिए मैंने यहाँ पे सॉलिड पास कर दिया और हमारा जो नाम है उसके अंदर आ गया बॉर्डर। ऊपर भी है साइड पे भी है, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो एकदम स्क्रीन के साथ चिपक रहा है। तो चलिए थोड़ा सा पेडिंग दे देते हैं। कहाँ पे? ये जो हमारा बॉडी है बॉडी के अंदर। ठीक है, ताकि हमारा जो अंदर का एलिमेंट्स है उसको हम अच्छे से देख पाए। तो मैं 20 पिक्सल का यहाँ पे पेडिंग लगा दूंगा। अभी देखिए हमारा 20 पिक्सल का पेडिंग आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 1 पिक्सल का बॉर्डर भी आ चुका है। ऑल राइट, देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर स्टाइल सॉलिड पास कर दिया, तब हमको बॉर्डर दिखने के लिए मिला। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर को विड्थ है, यानी इसका जो साइज है थोड़ा सा मोटा और होना चाहिए। ठीक है, तो मैं उसके लिए यूज कर सकता हूँ बॉर्डर विड्थ। ओके, इस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करेंगे तो इसका जो साइज है या फिर इसका जो विड्थ है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट बॉर्डर विड्थ का वैल्यू रहता है 0.5 पिक्सल। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से रखूंगा तो देखिए आपको कुछ भी फर्क नहीं दिखेगा। ये देखिए मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, तब भी आपको कुछ भी तरह का फर्क नहीं दिखेगा क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू है। ओके, तो मैं अगर इसको 1 पिक्सल कर दूंगा तो थोड़ा सा देखिए मोटा हो गया। लेट्स से मैं इसको 3 पिक्सल कर देता हूँ। 3 पिक्सल करूंगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जो कि सही लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉर्डर का जो विड्थ है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तीसरा क्या था? तीसरा था हमारा बॉर्डर कलर। इसको किस तरीके से यूज करेंगे? सेम कलर। कलर के अंदर आप कुछ भी तरह का कलर दे सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था ना ऊपर, RGB दे सकते हैं, HSL दे सकते हैं, हेक्स कोड दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कलर का नाम लिख देता हूँ, लेट्स से रेड। इस तरीके से सेव करूंगा और हमारा जो बॉर्डर है उसका कलर बन चुका है रेड। बहुत बढ़िया। अभी देखिए ये जो तरीका मैंने आपको दिखाया ये होता है लॉन्ग हैंड तरीका, मतलब यहाँ पे आपको 3 लाइन लिखना पड़ रहा है। ओके, अभी देखिए हमारा जो बॉर्डर का स्टाइल है, मैंने सॉलिड लिखा था, सॉलिड लिखने से ये वाला स्टाइल आया, सीधा आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी स्टाइल होता है, उनमें से एक है ग्रूव। ग्रूव मतलब आपको डुअल टोन का बॉर्डर मिलेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा काइंड ऑफ 3D टाइप का है। मैं अगर जूम करूंगा तो देखिए यहाँ पे एक हल्का सा डार्क कलर आया और यहाँ पे लाइट कलर यानी हल्का कलर आया। ठीक है, देखिए अगर मैं इसका कलर जो है चेंज करूंगा इस तरीके से, ब्लू सेव करूंगा तो ये 2 टोन पे आ रहा है। शायद आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ अगर मैं इसको पिंक करूंगा तब आपको शायद दिखेगा अच्छे से। पिंक करता हूं तो देखिए यहाँ पे आपको 2 तरह का कलर मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टाइल दे सकते हैं। एक तो हो गया सॉलिड, सॉलिड यानी सीधा आएगा, उस पर कुछ भी तरह का स्टाइल नहीं आएगा। ग्रुप के अंदर आपको 3D या फिर डुअल टोन का कलर मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको मिलता है डॉटेड। ओके, सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए आपको डॉट मिल रहा है बॉर्डर की जगह। ठीक है, और एक होता है डैश्ड, तो मैं यहाँ पे अगर डैश लिख दूंगा तो इस तरीके से आपको बॉर्डर मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ डिजाइन है स्टाइल से जो हमको बॉर्डर्स के साथ मिलता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सॉलिड ही रखना है तो मैं यहाँ पे सॉलिड रख दूंगा। ठीक है, सेव करूंगा और इसका जो कलर है मैं इसको दोबारा रेड कर देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमको बॉर्डर का कलर मिला। ठीक है, अभी देखिए ये जो तरीका हमने लिखा है बॉर्डर को अचीव करने के लिए हमको 3 लाइन्स का कोड लिखना पड़ रहा है। इसका और एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ओके, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है,
आप सिर्फ पास करेंगे बॉर्डर और उसके अंदर 3 वैल्यू को एक ही साथ दे सकते हैं। तो इसके अंदर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के अंदर हमको कौन सा प्रॉपर्टी मिलता है, आपको कुछ भी नहीं लगाना है, आपको सिर्फ सिंपली लगाना है बॉर्डर। और बॉर्डर के अंदर रिक्वायर्ड कौन सा था, मतलब जो चाहिए होता है वो है बॉर्डर स्टाइल। तो आपको स्टाइल पास कर देना है सिंपली, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा सॉलिड, सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए स्टिल हमको बॉर्डर मिल रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज है वो थोड़ा सा ज्यादा हो, तब मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, तो मैं पहले वैल्यू लगाऊंगा 2 पिक्सल, इस तरीके से स्पेस लगा के सॉलिड लिखूंगा। तो अभी देखिए हमारा जो बॉर्डर का विड्थ है थोड़ा सा बढ़ गया है। मैं इसको 3 पिक्सल भी कर सकता हूँ, सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए ये थोड़ा सा उसका विड्थ बढ़ गया है, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर हमको कलर लगाना है तो लास्ट जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे कलर पास कर सकते हैं। तो देखिए मैंने लिखा 3 पिक्सल सॉलिड रेड, तो रेड से मतलब इसका जो कलर है वो रेड पे आना चाहिए। तो देखिए रेड पे आ गया। तो पहले मैंने 3 लाइन लिखा था इसको अचीव करने के लिए, अब ये विद इन 1 लाइन हमको मिल रहा है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, क्या ये चीज आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया। अभी जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का वो है राउंडेड बॉर्डर्स। राउंडेड बॉर्डर्स यानी ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको ये पूरा शार्प, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से राउंडेड आ जाए। ओके, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, उसके लिए हमको एक प्रॉपर्टी मिलता है दैट इज कॉल्ड बॉर्डर रेडियस। ओके, तरीके से लगाना है, बॉर्डर के ठीक नीचे आऊंगा, बॉर्डर रेडियस को पास करूंगा और यहाँ पे हमको वैल्यूज देना है। वैल्यूज किस तरीके से देंगे, लेट से 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल क्या हो जाएगा, हमारा बॉर्डर जो है राउंडेड हो जाएगा। 20 पिक्सल ज्यादा लग रहा है, मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ, थोड़ा सा कम हो गया, मैं 5 पिक्सल कर सकता हूँ इसको। तो इस तरीके से दिख रहा है। अभी देखिए आपका इसका जो एज है ना ये थोड़ा सा राउंडेड दिख रहा है। अच्छा, अगर मुझे इसको सेंटर पे लाना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, ये जो बॉक्स है इसके अंदर है H1, अगर मैं H1 को टारगेट करके टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा तो ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये बॉक्स के अंदर है तो मैं इस बॉक्स के अंदर भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर को लगा सकता हूँ। तो देखिए मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर को पास किया और हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर पे आ गया। क्या ये चीज आपको समझ में आया? फाइनली हमने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है या फिर क्वेश्चन है आप कमेंट में आस्क कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।